नमस्कार। मोदी, योगी, शाह बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं। इसकी चर्चा बीजेपी से ज्यादा अखिलेश और जयंत चौधरी के कैंप में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक मीटिंग्स में बयान दिए हैं। सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड है, इसलिए दावे में दम तो लगता है। आखिर पश्चिमी यूपी में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश जयंत के कैंप में खलबली मची और बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई हो गया? बीजेपी के वॉर रूम में कैसे हुआ वोटों का कैलकुलेशन? मोदी की पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट कैसे किया? एक एक वोट का माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हुआ? देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के पास रुझान आ गए। नरेंद्र मोदी ने वोटर का मूड भांप लिया है। यूपी के बारे में मोदी ने अपना अनुमान बता दिया है। भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता। मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है। वहां फर्स्ट राउंड के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एनालिसिस कंप्लीट कर ली है। कल ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए तीसरे और ग्राउंड पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर महंत योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव से मिल रहा सिग्नल पकड़कर आगे का प्लान बता दिया है। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चलती है और परिणाम भी कई गुना देती है। 10 मार्च का इंतजार कर ले भाइयों बहनों। 10 मार्च के बाद फिर से उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो जाएगी। सरकार तो एक हाथ से विकास कराएगी, दूसरे हाथ से पेशेवर माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी को जीत दिलाने का सारा दारोमदार इन्हीं तीनों पर है। यही प्लान बनाते हैं और यही उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओपनिंग राउंड के बाद इन तीनों को आखिर क्यों लग रहा है कि बीजेपी यूपी का रण जीत रही है? इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? 10 फरवरी शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हुई और 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जीत वाला कैलकुलेशन कर लिया। आखिर कैसे? चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट, लेयर बाय लेयर समझाते हैं। 62% वोट मोदी, योगी और शाह के एनालिसिस का यह बेसिक फिगर है। फर्स्ट राउंड के चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज करीब करीब उतना ही रहा जितना 2017 में था। यूपी में अगर 5% कम वोट पड़ते तो बीजेपी के लिए चिंता वाली बात होती, मगर यूपी के लोगों ने झाड़ कर मतदान किया है, इसीलिए मोदी, योगी और शाह बम बम हैं। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही
ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वेस्टर्न यूपी की 58 सीटों पर हुआ मतदान ही मोदी, योगी और शाह के लिए सबसे बड़ा बैरोमीटर है। यूपी में प्रो इनकम्बेंट यानी सरकार से खुश वोटर भी वोटिंग के लिए निकले। एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो तो सरकार से नाराज वोटर बूथ पर पहले पहुंचता है। योगी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है, इसलिए समर्थक भी बड़ी तादाद में वोट देने आए। बूथ मैनेजमेंट, मोदी और योगी की पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान देती है। 22 का चुनाव 14, 17 या 19 के चुनाव जैसा नहीं है। इसमें रैलियां कम हो रही हैं। फर्स्ट राउंड में तो रैलियां बिल्कुल नहीं हुई। सारा का सारा चुनाव प्रचार वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ, मगर वोटिंग के लिए एक्चुअल बूथ पर आना पड़ता है। फर्स्ट राउंड में सभी पार्टियों के सामने अपने वोटर को बूथ तक लाने का चैलेंज था। मोदी की पार्टी इसमें दूसरी सभी पार्टियों के लिए 21 साबित हुई। अब देखिए ये हुआ कैसे। एक बार भाजपा की ताकत। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट पन्ना प्रमुख से शुरू होता है। मैं भी पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख की चर्चा बहुत होती है। मैं भी पन्ना प्रमुख। इसे लेकर दूसरी पार्टियां मजाक भी करती हैं, मगर चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार है पन्ना प्रमुख। क्या आपको मालूम है क्या होता है पन्ना प्रमुख? पन्ना प्रमुख का मतलब है वोटर लिस्ट के एक पन्ने का प्रमुख। एक पन्ना यानी वोटर लिस्ट के दोनों साइड के 2 पेज। वोटर लिस्ट के एक पेज पर करीब 30 वोटर्स के नाम होते हैं। इस तरह पन्ना प्रमुख के पास करीब 60 वोटर्स की जिम्मेदारी होती है। पन्ना प्रमुख का काम होता है वोटर को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाना और पार्टी के लिए वोट दिलवाना। पन्ना प्रमुख अपने वोटर्स से बात करता है, उनके घर, ऑफिस जाकर मुलाकात करता है, फोन से या सोशल मीडिया से संपर्क में रहता है। जब तक उसके पन्ने का आखिरी वोटर बूथ तक नहीं पहुंच जाता, उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। यूपी चुनाव के फर्स्ट राउंड में 2 करोड़ 28 लाख वोटर्स को 26,027 पोलिंग बूथ तक लाने के लिए बीजेपी ने 3,80,000 पन्ना प्रमुखों को लगाया। बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट में अकेले पन्ना प्रमुख नहीं होते। पन्ना प्रमुख के अलावा बूथ स्तर तक बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बूथ लेवल एजेंट बनाए। 4 से 5 बूथ को मिलाकर बीजेपी ने शक्ति केंद्र बनाया। कोरोना काल में बड़ी रैलियां बंद थीं तो बीजेपी ने सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम बूथ स्तर पर या शक्ति केंद्र के स्तर पर ही किए। इससे जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हुई और वोटर से उसका कनेक्ट बना। योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने 5 महीने पहले ही मैं हूं पन्ना प्रमुख अभियान शुरू कर दिया था। मैं भी पन्ना प्रमुख। इसका फायदा फर्स्ट राउंड से ही दिखने लगा है। वोटिंग खत्म होने के बाद हर पन्ना प्रमुख एक ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करता है जो बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचती है। इससे वोटिंग का ट्रेंड पता चलता है। इसी फीडबैक के आधार पर मोदी, योगी और शाह ने यह अनुमान लगाया है कि कितने लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया और जीत की संभावना कितनी है। मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है,
यूपी का विकास सर्वोपरि है, इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी ने इस बार बूथ मैनेजमेंट में पूरी ताकत लगा दी। जिस लेवल का बूथ मैनेजमेंट 14 और 19 में किया गया था, उससे भी अच्छा 22 में किया गया। मोदी, योगी और शाह कितने माइन्यूट लेवल पर सोचते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। बूथ लेवल पर इस बार बीजेपी ने बूथ एजेंट्स के गले में डालने वाले पट्टे का रंग तक बदल दिया। हरा रंग हटाकर उसमें सिर्फ भगवा रंग रखा। बीजेपी ने भगवे पर फोकस किया और कॉर्पोरेटर से लेकर विधायक तक सभी बूथ पर खड़े दिखे। मोदी के विरोधी हार के बाद कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी चुनाव आयोग की गलती निकालते हैं, लेकिन मोदी का कोई भी विरोधी उस लेवल पर चुनाव मैनेजमेंट नहीं करता जो लेवल मोदी ने तैयार किया है। 2018 में बीजेपी ने प्रोजेक्ट संवाद केंद्र स्थापित किया। आज ये पूरे देश में फैला हुआ है। केंद्रीय स्तर पर संवाद केंद्र, राज्य स्तर पर प्रदेश संवाद केंद्र, हर 2 लोकसभा सीट के लिए एक लोकसभा संवाद केंद्र और 5 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र। संवाद केंद्रों के जरिए बीजेपी फीडबैक लेती है, सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जनता का रुझान समझती है। ये फीडबैक टॉप मोस्ट लेवल यानी प्रधानमंत्री तक जाता है, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों को रीशेप करते हैं। महिला वोटर मोदी के लिए सबसे बड़ा साइलेंट वोट बैंक है। फर्स्ट टाइम यूथ वोटर मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। शहरी मिडिल क्लास से बीजेपी का कोर वोट बैंक तैयार होता है। गांवों में मोदी के डीबीटी प्रोग्राम का कोई तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। मोदी का ये सारा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए एकजुट होकर मैदान में आ गया। 2014 में किसको जिताया? जोर से बोलो, भाजपा को जिताया। किसको जिताया? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? और अब 22 में किसको जिताएंगे? पक्का? मित्रों, जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के लिए जाता था, तब चारों ओर से 14 हो या 17, हमें एक ही बात मिलती थी कि भाई साहब, बाकी तो जो करना है वो करना, मगर एक गुंडा राज को समाप्त कर दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ 2017 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में 41% वोट मिले थे। बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट के दम पर मोदी की पार्टी इस वोट शेयर को 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है। मोदी की पॉपुलैरिटी प्लस योगी का कमिटमेंट, बीजेपी को पक्का यकीन है यूपी में 22 वाली जीत बम्पर होगी। फर्स्ट राउंड शुरू होने तक मुकाबले में दिख रहे अखिलेश यादव वेस्टर्न यूपी में पिछड़ने के बाद अब रुहेलखंड में जोर लगा रहे हैं। अखिलेश आज आजम खान के शहर रामपुर पहुंचे और वहां से मुसलमानों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। पहले चरण के चुनाव ने जो संदेश दिया है, वो संदेश की गूंज यहाँ भी पहुँच गई है। जो सफाया पहले चरण से शुरू हुआ है, दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और रामपुर की जनता ने खुशहाली, विकास और एक समय पर ऐसा देखा था कि लगातार विकास के कार्य यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विकास रोका है और छोटी सोच के लोगों ने छोटी छोटी धाराएं, मुकदमे लगा करके और साजिश कर करके मोहम्मद आजम खान साहब को जो जेल भेजा है, मैं समझता हूँ यहाँ की जनता एक साथ है और अभी तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली ये जीत होगी। यूपी के वोट टेस्ट में अखिलेश यादव अकेले योगी का मुकाबला नहीं कर पाते। 22 की बड़ी लड़ाई में तो योगी के कंधे पर मोदी का हाथ है और स्ट्रेटजी कोई और नहीं बल्कि अमित शाह बना रहे हैं। अखिलेश 80 और 20 के चक्रव्यूह में घिर चुके हैं और योगी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे हैं। वो माफिया गायब,
पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू लगाने की धमकी देने वाले लोग दूसरे लोग की यात्रा में जा चुके हैं और सोहदे किस्म के लोग जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, आज अपने गले में तख्ती टांग करके स्वयं जान की भीख मांगते हुए थाने थाने घूम रहे हैं। मोदी और शाह को योगी की जीत दिखने लगी है। फर्स्ट फेज के रुझान प्रधानमंत्री ने बता दिए हैं। सेकंड राउंड के बाद लड़ाई उधर शिफ्ट हो रही है जो पहले से भगवा का गढ़ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब से थोड़ी देर के बाद हिजाब विवाद पर होने जा रहा है सबसे संजीदा और बड़ा इंटरव्यू। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। वो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, कानून के एक्सपर्ट भी हैं। हिजाब के विवाद पर उनके विचार बिल्कुल साफ हैं। कुछ ही मिनटों का इंतजार कीजिए, मगर उससे पहले दिखाते हैं आपको आज का बड़ा खुलासा। हिजाब कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड कोई एक ही है। अचानक कैंपस फ्रंट खुला है, अचानक नई नई तस्वीरों को फैलाया गया है, इन सबको एक प्लान तरीके से वायरल कराया गया है। यह विवाद हुआ नहीं, हिजाब वाले विवाद को खड़ा किया गया है, चुनाव के बीच लाया गया। आज हम आपको 10 मिनट में समझाएंगे इस कंट्रोवर्सी से कैसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग एक्टिव है। कैंपस में क्या हुआ, किसने मंच सजाए, किसने नारे लगवाए, किसका ऑर्डर आया, किसने वीडियो बनाया, किसने बहकाया, किसने जानबूझकर भड़काया, इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब में एक चीज कॉमन है और वो है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। हिजाब वाला रिमोट इसी के हाथ में है। कौन है ये CFI, क्या है ये CFI? सारे सवालों के जवाब एक थ्रेड में छिपे हैं। एक ऐसा थ्रेड जिसकी चर्चा इंडिया में हर कोई कर रहा है। इसी थ्रेड से कई सवालों के जवाब मिल रहे हैं। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजाब वाला रिमोट कंट्रोल जहां से एक्टिव है वहां की डिटेल आ गई है। हिजाब बैन विक्टिम वाला टेक्स्ट जिसकी खुराफात है वो भी एक्सपोज हो चुका है। सारे सबूत मिल गए हैं, सारे नाम एक्सपोज हो गए हैं। एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। थोड़ी देर में पूरी क्रोनोलॉजी बताएंगे। मरने मारने की बातें हो रही हैं, काट डालने की धमकी वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ನಿಮ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಡ್ದು ಚೀಲ. साजिश बहुत बड़ी है। हिजाब वाली पूरी कॉन्स्पिरेसी ऑटोमेटिक नहीं सुनियोजित है। आज इस शेखी से हमें मुलाकात हुई। इस मोहल्ले वालों का, मंडी वालों का हमें शुक्रिया अदा करते हैं। ये मुस्कान का एक मसला नहीं है, हिंदुस्तान की हर बेटी का मसला है। शेरनी बेटी मुस्कान की, जिसने सैकड़ों कुत्तों और गीदड़ों के बीच में पहुंचकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची। वो मुस्कान जिसने बिल्कुल निडर होकर शेर दिल बनकर भेड़ियों, कुत्तों, दरिंदों और गीदड़ों के बीच में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए घुस गई और अपनी मंजिल तक पहुंच गई। भगवा गमछा लगाकर बिल्कुल नीच और घटिया भगवा आतंकवादी हिजाब को लेकर कर्नाटक में ऐसा माहौल बना रहे हैं। इंडिया के कोने कोने में रोज एक नया खेल हो रहा है। पहले मोबाइल वीडियो बनता है, 8 लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है, उसमें हिजाब वाला एंगल फिट किया जाता है, फिर उसे फैलाया जाता है। एक सैंपल कर्नाटक के बीदर का है। लोकेशन उडुपी से करीब 750 किलोमीटर दूर है, मगर आग लगाने वालों के लिए हिजाब वाला एजेंडा ही काफी है। आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, डोर क्लोज करिए। बच्चों की तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है, बता आइडेंटिटी कार्ड। और क्या चलो अंदर से। दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर।
not allowing us with hijab for examination. BSc Nursing. हिजाब के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें एक नाम कॉमन है और वो है CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो क्या सारी प्लानिंग के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ही है? चलिए सबूतों के साथ आपको सारे सवालों के जवाब देते हैं। सितंबर 2021 में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने UDP में अपना सदस्यता अभियान शुरू किया। सबूत ये रहा, #ज्वाइन CFI के साथ मेंबरशिप ड्राइव। ठीक एक महीने बाद हिजाब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए 4 अलग अलग अकाउंट्स खोले। नंबर 1 अलमास, गौर से देखिए, हिजाब बैन विक्टिम के साथ ज्वाइन इन अक्टूबर की टाइमलाइन। नंबर 2 आलिया अस्सादी, इसकी प्रोफाइल पर भी सेम टेक्स्ट, ट्विटर अकाउंट ज्वाइन करने की सेम टाइमलाइन। नंबर 3 आयशा, इसके अकाउंट पर भी सेम टेक्स्ट, सेम डेट। नंबर 4 मुस्कान जैनब, यहां भी हिजाब बैन विक्टिम और ज्वाइंड इन अक्टूबर 2021 की टाइमलाइन। CFI की मेंबरशिप ड्राइव और एक साथ ट्विटर अकाउंट खुलना संयोग नहीं था, प्रयोग था। एक सबूत ये रहा, अलमास नाम से जिस लड़की ने अपना अकाउंट खोल रखा था, उसने एक विदेशी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि उसने CFI को तब कांटेक्ट किया जब हिजाब वाला पूरा मामला शुरू हुआ। मगर ये सच नहीं है। सबूत देखिए, मुस्कान जैनब ने 1 नवंबर 2021 को शाम 7:17 पर CFI का हैशटैग ट्रेंड कराया। आलिया अस्सादी ने उसी दिन 1 मिनट के बाद शाम 7:18 पर CFI का दूसरा हैशटैग कॉपी पेस्ट किया। करीब 2 घंटे बाद उसी दिन यानी 1 नवंबर को आयशा ने भी CFI की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट ट्विटर पर पेस्ट कर दी। CFI का अलग हैशटैग 8 नवंबर को आया। बाबरी मस्जिद वाला ये हैशटैग ट्रेंड हो, इसके लिए तीनों ने यानी अलमास, मुस्कान और आलिया अस्सादी ने सेम टू सेम हैशटैग कॉपी पेस्ट करके चिपकाया और मोदी पर निशाना साधा। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिजाब वाली लड़कियों का CFI के पोस्ट को प्रमोट करना संयोग हो सकता है, मगर जो टेक्स्ट CFI का प्रेसिडेंट लिखता है, वो शख्स जो हैशटैग अपनी टाइमलाइन पर चिपकाता है, वही टेक्स्ट हिजाब के लीड कैरेक्टर्स की टाइमलाइन पर कैसे नजर आने लगते हैं? ये संयोग नहीं हो सकता, प्रयोग ही है। हालांकि PFI की पॉलिटिकल विंग इसे डायवर्जन टैक्टिक बता रही है। ये मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन से दूर रखने की एक साजिश के तहत स्टेट स्पॉन्सर्ड एक केसरी शाल का इशू को खड़ा किया गया है। ये दंगे फसाद को रोकने में नाकामयाब हुए हैं, तो इसके लिए ये दूसरों के ऊपर अपने तोहमत लगाते हुए इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इस पूरे विवाद की एक और दूसरी कहानी भी निकलकर सामने आ रही है। पिछले साल मणिपाल की एक छात्रा से कथित बलात्कार का मामला सामने आया था। तब यानी 2021 में ABVP ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था और उस वक्त हिजाब के नाम पर विरोध कर रही 6 में से 2 मुस्लिम लड़कियां ABVP के प्रोटेस्ट में खुद शामिल थी। अक्टूबर 2021 की ऐसी एक नहीं कई सारी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने वाले ABVP के छात्र नेताओं के मुताबिक इनमें अलमास, आलिया, आयशा और मुस्कान जैनब भी शामिल हुई थी, जो अब खुद को विक्टिम बता रही हैं। ये अक्टूबर में, करीबन अक्टूबर में ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में आ गए। वो उसके पीछे भी वो ABVP का एक प्रोटेस्ट में ये मुस्लिम लड़कियां, वो एक MIT का लड़की का रेप का अगेंस्ट ABVP ने प्रोटेस्ट निकाला, उसमें इन लोगों ने पार्ट लिया। उसको
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने उनको वो फोटो सब मीडिया में फर्स्ट उनका ही आए थे विद बुर्का, पीछे एबीवीपी का फ्लैग। तो उनको देखे उनको थोड़ा मन में क्या हो गया मालूम नहीं, बाद में ये टारगेट किया है। ये कैंपस फ्रंट का कनेक्शन होने के बाद अक्टूबर एंड में ये लड़कियां, 1-2 लड़कियां अक्टूबर एंड में, बाकी का लड़कियां नवंबर फर्स्ट वीक में ट्विटर में अकाउंट ओपन किया ही उस टाइम, उसके पहले उनका अकाउंट नहीं था। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग एक्टिव हो गए। पीएफआई की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये कहकर आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम छात्रा एबीवीपी के प्रदर्शन में कैसे शामिल हो सकती है, और इसी के बाद उन मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश शुरू हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।